अरुण ने अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए थे। उसके विदेश जाते ही उसके माता पिता अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर जिंदगी जीने लगे। और जब एक दिन उसके पापा ने छिपकर उसको फ़ोन करने की कोशिश की तो उनकी बहू दीपिका के भाई ने उन्हें ऐसा तमाचा मारा कि उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी और अर्जुन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस एक तमाचे की आवाज़ आखिरकार दुबई में बैठे उनके बेटे तक पहुंचेगी। अरुण 5 साल के लिए दुबई कमाने गया था। जाते समय उसके मन में बस एक ही सपना था कि वो दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमाएगा कि अपने माँ बाप की ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। गांव में उसका अपना पुश्तैनी घर और थोड़ी बहुत खेती थी। अरुण की शादी दीपिका से हुई थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसके माँ बाप का पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन अरुण के दुबई जाते ही दीपिका का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसने सबसे पहले अपने मायके से अपनी माँ सुरेखा, भाई समर और भाभी कनिका को अपने ससुराल में बुला लिया। शुरुआत में नारायण जी और माधुरी जी ने सोचा कि शायद कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनके अपने ही घर में उनकी जिंदगी पहले से भी ज़्यादा कठिन होने वाली थी। दीपिका की माँ सुरेखा घर में हर बात पर माधुरी जी को ताना देती, कनिका उनसे दिन भर काम करवाती और दीपिका भी अपनी माँ और भाभी का साथ देते हुए अपनी सास को आराम का एक पल नहीं देती। सुबह सूरज निकलने से पहले माधुरी जी उठती, पूरे घर का काम करती। फिर भी अगर किसी छोटी सी बात में कमी रह जाती तो तीनों मिलकर उन्हें सुनाने लगती। कई बार माधुरी जी चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठकर अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उधर खेतों में नारायण जी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। समर उनके साथ इस तरह व्यवहार करने लगा था जैसे नारायण जी उसके घर के बूढ़े नौकर हों। वो उनसे खेत का हर काम करवाता, घंटों धूप में खड़ा रखता और छोटी सी गलती पर भी उनका अपमान करने से पीछे नहीं हटता। नारायण जी की उम्र अब खेत में घंटों मेहनत करने की नहीं थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वो अपने ही खेत में अपने ही बेटे के साले की डांट सुनकर काम करते रहते। रात को जब पूरा घर सो जाता तब नारायण जी और माधुरी जी अपने छोटे से कमरे में एक दूसरे के सामने बैठते और दिन भर का दर्द बांटते। नारायण जी अपनी थकी हुई हथेलियों को देखते हुए कहते, माधुरी पता नहीं हमारा अरुण कब आएगा, मैं उससे बस एक बार बात करना चाहता हूँ। माधुरी जी की आंखों में आंसू भर आते और वो धीमी आवाज में कहती, आप चिंता मत करो, हमारा बेटा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये कहते हुए उनकी अपनी आवाज़ कांपने लगती, क्योंकि दोनों जानते थे कि अरुण से बात करना भी अब उनके लिए आसान नहीं था। दीपिका ने नारायण जी का फ़ोन पहले ही अपने पास रख लिया था। वो कहती थी कि गांव में फ़ोन रखने से क्या फ़ायदा, ज़रूरत होगी तो वो खुद अरुण से बात करा देगी। नारायण जी कई बार दीपिका से फ़ोन मांगते, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया जाता। एक दिन नारायण जी ने बहुत हिम्मत करके दीपिका का फ़ोन चुपके से उठा लिया। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपने बेटे अरुण का नंबर ढूंढने लगे। उनकी आंखों के सामने बस अपने बेटे का चेहरा था। वो उससे कहना चाहते थे, बेटा तू जहाँ भी है खुश रह, लेकिन यहाँ तेरे माँ बाप ठीक नहीं हैं। मगर इससे पहले कि वो कॉल कर पाते, समर की नज़र उन पर पड़ गई। वो गुस्से में दौड़ता हुआ आया और नारायण जी के हाथ से फ़ोन छीनकर उन्हें ज़ोर से धक्का दिया। नारायण जी लड़खड़ा गए। समर ने गुस्से में उन्हें खींचकर तमाचा मार दिया। उस तमाचे की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। नारायण जी का शरीर कांप गया और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। समर चिल्लाते हुए बोला, बहुत शौक है ना अरुण से शिकायत करने का।
अब दोबारा फ़ोन उठाने की कोशिश मत करना। नारायण जी ने सिर झुका लिया। उन्हें अपने बेटे से बात करने की इतनी भी कोशिश की सज़ा भी अपमान के रूप में मिली थी। माधुरी जी ने जब अपने पति को इस हालत में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर नारायण जी के पास गई और उन्हें संभालते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों के सामने अपने पति का वो चेहरा था जो कभी पूरे गांव में इज्जत से सिर उठाकर चलता था। आज वही आदमी अपने ही घर में किसी के सामने बोलने से डर रहा था। माधुरी जी ने नारायण जी के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें सजा दे देना, लेकिन हमारे बेटे को हमारे दर्द की खबर कर दो। हमें इस अंधेरे से निकाल दो। उस रात दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे। उनके पास आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी बीच एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर एक महिला आकर खड़ी हुई। वो अरुण की दूर की बुआ रेखा थी। अरुण की शादी के समय वो किसी मजबूरी के कारण गांव नहीं आ पाई थी, इसीलिए दीपिका और उसके मायके वाले उन्हें पहचानते भी नहीं थे। रेखा जी ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उनकी नज़र माधुरी जी पर पड़ी। वो उन्हें देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने खड़ी कमजोर झुकी हुई और बुझी बुझी सी महिला वही माधुरी है जिन्हें उन्होंने कुछ साल पहले देखा था। उन्होंने नारायण जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो खेत पर है। रेखा जी के मन में कुछ अनहोनी की आशंका हुई और वो बिना किसी से ज़्यादा सवाल किए सीधे गांव की तरफ निकल गई। रेखा ने गांव के लोगों से अलग अलग पूछताछ की। पहले तो लोग डरते रहे, लेकिन जब उन्हें भरोसा हुआ कि रेखा सच में अरुण की बुआ है और अपने भाई भाभी की मदद करना चाहती है, तो एक एक करके सबने सच बताना शुरू किया। किसी ने कहा, बहन जी, आपके भाई को बहुत परेशान किया जाता है। किसी ने बताया, माधुरी जी घर का पूरा काम करती हैं। किसी ने आंखें झुकाकर कहा, बहू का भाई समर तो नारायण जी से नौकरों जैसा व्यवहार करता है। और जब रेखा ने नारायण जी को समर के हाथों तमाचा खाए जाने की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बात केवल घर के छोटे मोटे झगड़े की नहीं थी, बल्कि उनके भाई भाभी के साथ लगातार अत्याचार हो रहा था। रेखा ने उसी समय अरुण को फ़ोन मिलाया। उधर दुबई में अरुण अपने काम में व्यस्त था। फ़ोन उठाते ही बुआ की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। बेटा अरुण, तू मुझे पहचानता है ना? अरुण ने कहा, हाँ बुआ, आप बताइए सब ठीक तो है। लेकिन बुआ कुछ पल चुप रही, फिर उनकी आवाज़ भर्रा गई। बेटा, तेरे माँ बाप ठीक नहीं है। अरुण के हाथ से जैसे सब कुछ छूट गया। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बुआ? माँ पापा को क्या हुआ? रेखा ने जो कुछ देखा और गांव वालों से सुना, सब एक एक करके अरुण को बता दिया। वो सुनता रहा और उसकी आंखों के सामने अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे घूमते रहे। जिस माँ को उसने ये सोचकर छोड़ा था कि दीपिका उसका ख्याल रखेगी, वही माँ आज घर में अपमान सह रही थी। जिस पिता को उसने कभी किसी के सामने सिर झुकाते नहीं देखा था, वही पिता आज उसके अपने घर में तमाचा खा रहे थे। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक फ़ोन हाथ में लिए बिल्कुल खामोश बैठा रहा। फिर उसने खुद से कहा, मैंने दीपिका पर भरोसा किया था कि वो मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगी, लेकिन मैं ही गलत था। अब मैं उन्हें और एक दिन भी इस हालत में नहीं रहने दूंगा। उसने तुरंत 2 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया और भारत आने की टिकट बुक कर ली। उस रात उसने अपने माँ बाप को याद करके आंखें बंद की, लेकिन उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उसके माँ बाप ने 2 साल तक उससे अपना दर्द क्यों छिपाया? 2 महीने बाद जब अरुण अचानक अपने गांव के घर के सामने उतरा तो दीपिका और उसके मायके वालों को जैसे बिजली का झटका लगा। दीपिका की आवाज़ कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अरुण का सामना कैसे करे। अरुण बिना कुछ बोले घर के अंदर गया।
उसकी नज़र आंगन में पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी माँ माधुरी जी हाथ में पोछा लिए जमीन साफ कर रही थी। उसके बालों में सफ़ेदी बढ़ गई थी, चेहरा मुरझा गया था और शरीर इतना कमज़ोर लग रहा था कि अरुण अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया और उन्हें पीछे से गले लगा लिया। माधुरी जी एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे उनके शरीर ने उस स्पर्श को पहचान लिया हो, लेकिन दिल यकीन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। सामने अपने बेटे अरुण को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कांपते हुए बोली, अरुण तू आ गया बेटा। अरुण ने अपनी माँ का सिर अपने सीने से लगा लिया और खुद भी फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था। माधुरी जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कह पाईं, बेटा तू आ गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर बाद अरुण ने अपनी माँ से पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? माधुरी जी ने कांपती आवाज़ में कहा, वो खेत पर गए हैं बेटा। अरुण तुरंत खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बुआ की कही बातें घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर उसके पिता किस हालत में होंगे। वो बार बार खुद को समझा रहा था कि शायद गांव वालों ने बात बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, शायद बुआ ने भी जो सुना वो पूरा सच ना हो। लेकिन जैसे ही वो खेत के पास पहुंचा, उसकी नज़र उस दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई। उसके बूढ़े पिता नारायण जी तपती धूप में झुककर खेत में फावड़ा चला रहे थे। उनके माथे से पसीना बह रहा था, कमर झुक चुकी थी और हाथों में इतनी थकान थी कि हर बार फावड़ा उठाते हुए उनका शरीर कांप रहा था। कुछ दूरी पर समर खड़ा था और नारायण जी पर नज़र रखे हुए था। नारायण जी ने खेत की मेड़ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक फावड़ा थोड़ा गलत चला और मेड़ टूट गई। बस इतनी सी बात पर समर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दौड़कर नारायण जी के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे उन्हें खींचकर जोरदार तमाचा मार दिया। नारायण जी अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखते ही अरुण की आंखें भर आई। जिस पिता ने बचपन में उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी पिता को आज कोई इस तरह जमीन पर गिरा रहा था। अरुण कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसके भीतर दर्द, पछतावा और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़े। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, अपने पिता को उठाया और उन्हें सीने से लगा लिया। नारायण जी ने जैसे ही अपने बेटे की आवाज़ सुनी, उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने अरुण के चेहरे को दोनों हाथों से छुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना कह पाए, बेटा तू यहाँ कैसे? अरुण ने उन्हें कसकर पकड़ते हुए कहा, पापा मुझे आने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। समर की नज़र जब अरुण पर पड़ी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ क्षण पहले जो आदमी नारायण जी पर गुस्सा कर रहा था, अब उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। अरुण ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुमने मेरे पिता को हाथ कैसे लगाया? समर पीछे हटने लगा और बोला, जीजा जी वो गलती से। लेकिन अरुण ने उसकी बात पूरी होने से पहले उसे खींचकर तमाचा मार दिया। समर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अरुण ने गुस्से में कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पिता को मारा है, आज उसी हाथ को अपने गाल पर पड़ा हुआ महसूस करो। मेरे पिता तुम्हारे नौकर नहीं है, ये उनका घर और उनकी ज़मीन है। तुमने 2 साल तक इनके साथ क्या किया, इसका हिसाब अब तुम्हें देना होगा। नारायण जी ने अरुण का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा बस कर, तू आ गया है, अब हमें किसी और से लड़ाई नहीं चाहिए। पिता की बात सुनकर अरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि उसके माँ बाप ने शायद इसीलिए भी चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनके कारण किसी मुसीबत में पड़े। उधर घर में दीपिका, उसकी माँ सुरेखा और भाभी कनिका ने माधुरी जी को घेर लिया। सुरेखा ने कठोर आवाज़ में कहा, ध्यान रखना, अरुण को कुछ मत बताना। अगर तुमने मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा।
कनिका ने भी धमकाते हुए कहा, 2 साल से जैसे रह रही हो वैसे ही रहो, अब बेटे के सामने रोने का नाटक मत करना। माधुरी जी पहले ही डर से कांप रही थी। उनका मन कर रहा था कि वो दौड़कर अपने बेटे को सब कुछ बता दे, लेकिन डर ने उनके कदम रोक दिए। वो सोचने लगी कि अगर उन्होंने सब सच बता दिया तो कहीं अरुण और दीपिका का घर हमेशा के लिए ना टूट जाए। एक माँ अपने दर्द से ज़्यादा अपने बेटे का घर बचाने की चिंता कर रही थी। कुछ देर बाद अरुण अपने पिता को लेकर घर लौटा। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को उनके कमरे में बैठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आवाज़ में अब गुस्से से ज़्यादा दर्द था। उसने कहा, माँ पापा, अब मुझसे कुछ मत छिपाना, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बताइए इन 2 सालों में क्या हुआ। माधुरी जी ने आंखें नीचे कर ली, वो कुछ बोल नहीं पाई। नारायण जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर अरुण के सामने बैठ गए। उन्होंने बहुत धीरे धीरे पूरी कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे समर उनसे खेत में घंटों काम करवाता है, कैसे छोटी छोटी बातों पर अपमान करता है, कैसे दीपिका, सुरेखा और कनिका माधुरी से दिन भर घर का काम करवाती थी, कैसे उनका फ़ोन उनसे ले लिया गया था और कैसे एक दिन अपने बेटे से बात करने की कोशिश करने पर उन्हें तमाचा मारा गया। अरुण हर बात सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन खुद को दोष देने लगा। नारायण जी ने आखिरी बात कहते हुए अरुण के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हमें सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि हमसे काम करवाया गया, दर्द इस बात का था कि हम तुमसे अपना दुख भी नहीं कह पाए। हमें डर था कि कहीं हमारा दुख सुनकर तू अपना काम छोड़कर वापस ना आ जाए। अरुण अपने पिता के पैरों के पास बैठ गया। उसने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे हमेशा मजबूत बनना सिखाया, लेकिन मैं आपकी तकलीफ़ पहचान नहीं पाया। नारायण जी ने तुरंत उसे उठाया और बोले, बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हमें भरोसा था कि एक दिन तू सच जरूर जान जाएगा। इधर समर अपनी माँ और पत्नी के पास पहुँच चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अपना सामान बांधो, अभी इसी वक्त अपने घर चलते हैं। सुरेखा और कनिका घबराकर सामान बांधने लगी। दीपिका समझ चुकी थी कि अब उसके झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। उसकी आंखों के सामने 2 साल की सारी बातें घूमने लगी। कुछ देर बाद अरुण अपने माँ बाप के कमरे से बाहर आया। उसकी नज़र दीपिका पर पड़ी। दीपिका सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अरुण ने शांत लेकिन बेहद कठोर आवाज में पूछा, दीपिका, ये सब क्या था? दीपिका ने तुरंत नजरें उठाकर कहा, अरुण, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। माँ अपनी मर्जी से घर का काम करती थी। पापा भी अपनी सेहत ठीक रखने के लिए खेत में काम करने जाते थे। मैंने तो कई बार उन्हें मना किया था। अरुण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, दीपिका, मेरी आंखों में देखकर सच बोलो। दीपिका की आंखें झुक गईं। अरुण समझ गया कि वो अब भी सच से भाग रही है। उसका गुस्सा टूटे हुए विश्वास से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। उसने दीपिका को एक तमाचा मारा और कहा, सच बोलो दीपिका। तमाचे की आवाज़ सुनकर माधुरी जी और नारायण जी कमरे से बाहर आ गए। दीपिका डर कर वहीं बैठ गई। कुछ ही क्षण बाद उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। वो अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माधुरी जी ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना बदले की भावना, बस एक गहरा दर्द था। नारायण जी भी चुप रहे। अरुण ने उस पल फैसला कर लिया कि दीपिका को उसके किए का एहसास कराना जरूरी है। वो जानता था सिर्फ डांट देने से शायद उसकी सोच नहीं बदलेगी। उसने कठोर आवाज में कहा, दीपिका, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। जिस घर में तुम्हें अपने सास ससुर की इज्जत करनी थी
उसी घर को तुमने उनके लिए यातना का घर बना दिया। जाओ, अपने मायके चली जाओ। दीपिका ने अरुण की ओर देखा। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने टूट गई हो। वो रोते हुए बोली, अरुण, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन अरुण ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वो खुद भी अंदर से टूट चुका था, क्योंकि वो दीपिका से बहुत प्यार करता था। मगर उसे लगता था कि अगर आज वो उसे माफ़ कर देगा तो शायद दीपिका को अपने किए की गंभीरता कभी समझ नहीं आएगी। दीपिका अपनी माँ और भाई के साथ मायके चली गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। जिस भाभी के साथ मिलकर उसने अपनी सास को परेशान किया था, वही भाभी अब उसे हर बात पर ताने देने लगी। घर का सारा काम दीपिका से करवाया जाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो अपनी सास का दर्द नहीं समझ पाई थी। वही दर्द अब उसके अपने हिस्से में आ रहा था। दिन बीतते गए, दीपिका का अहंकार धीरे धीरे टूटता गया। एक रात वो अकेली बैठी थी। उसे अपनी सास की वो आवाज़ याद आई, बहू, आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा काम तुम कर लो। और उसे अपना जवाब याद आया, ये सब आपका काम है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने ससुर की वो झुकी हुई कमर याद आई, जिसे उसने कभी देखने की कोशिश तक नहीं की थी। उसे वो दिन याद आया जब समर ने नारायण जी को तमाचा मारा था और उसने अपने ससुर का पक्ष लेने के बजाय चुप रहना चुना था। उस रात दीपिका ने पहली बार अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर हो सके तो मुझे अपने किए की सज़ा देकर मेरे मन को बदल देना। लेकिन एक दिन मुझे अपने सास ससुर के सामने सिर उठाकर माफ़ी मांगने का मौका ज़रूर देना। उधर अरुण ने अपने माता पिता को संभालना शुरू कर दिया था। उसने तय किया कि अब वो केवल दुबई की नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा। वो गांव में ही अपना कपड़ों का कारोबार शुरू करेगा ताकि अपने माँ बाप की आंखों के सामने रह सके। लेकिन उसके दिल में दीपिका की याद भी थी। वो जानता था कि उसने गलत किया है। दूसरी तरफ दीपिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अब अपने मायके का हड़ताना अपने किए हुए कर्म जैसा महसूस होता था। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि चाहे अरुण उसे स्वीकार करे या ना करे, वो अपने सास ससुर से माफ़ी मांगे बिना नहीं रहेगी। बहुत कमज़ोर हालत में दीपिका अपने मायके से निकलकर फिर उसी गांव की ओर चल पड़ी जहां कभी उसने अपने सास ससुर का दिल दुखाया था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा आंसुओं से भरा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो अरुण की नज़र उस पर पड़ी। दीपिका को उस हालत में देखकर अरुण का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह नहीं पाया। दीपिका उसके सामने खड़ी होकर बार बार कहने लगी, अरुण, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं बदल चुकी हूँ, मुझे अपने किए हर पल का पछतावा है। अरुण ने कुछ देर उसे देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम सच में माफ़ी चाहती हो तो मुझसे नहीं, उन दोनों से मांगो जिनका दिल तुमने सबसे ज़्यादा दुखाया है। दीपिका समझ गई कि अरुण किसकी बात कर रहा है। वो कांपते कदमों से माधुरी जी और नारायण जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके आंसू बहने लगे। उसने दोनों के पैरों में गिरकर कहा, माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी कीमत बहुत देर से समझ आई। माधुरी जी ने उसे कुछ क्षण तक देखा, फिर उन्होंने आगे बढ़कर दीपिका को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। माधुरी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपने किए का एहसास हो। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे का घर उजड़े। अगर तुम्हारे दिल में सच में बदलाव आ गया है तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद नहीं हैं। नारायण जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती मानकर खुद को बदल लेना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तू सच में बदल गई है तो आज से इस घर में बहू बनकर नहीं,
बेटी बनकर रहना। दीपिका ने दोनों के पैर पकड़ लिए। उस दिन पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप था। अरुण दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। जिस घर में कभी दीपिका ने अपने सास ससुर की आंखों के आंसू देखने की कोशिश तक नहीं की थी, उसी घर के फर्श पर आज उसके अपने आंसू गिर रहे थे। माधुरी जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर अपने पास बैठा लिया। उन्होंने कहा, बहू, बीती हुई बातों को हम बार बार याद करके अपना आज खराब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम भी एक बात हमेशा याद रखना, घर दीवारों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है। जिस दिन रिश्तों की इज्जत खत्म हो जाती है, उस दिन बड़े से बड़ा घर भी सूना हो जाता है। दीपिका ने रोते हुए सिर हिलाया और बोली, माँ, अब मैं आपकी बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नारायण जी चुपचाप दोनों को देख रहे थे। उनके मन में भी दर्द था, लेकिन एक पिता का दिल अपनी बहू को हमेशा के लिए ठुकराने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, बेटी, हमें तुम्हारे व्यवहार ने बहुत दुख दिया था, लेकिन आज अगर तुम्हें सच में अपनी गलती समझ आ गई है तो हम तुम्हें उसी गलती में कैद करके नहीं रखना चाहते। उस दिन के बाद दीपिका ने अपने बदले हुए रूप को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से साबित करना शुरू कर दिया। अगले दिन माधुरी जी सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि रसोई पहले से साफ थी और चूल्हे पर चाय रखी थी। वो हैरान होकर बाहर आई तो दीपिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी। माधुरी जी ने कहा, बहू, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। दीपिका मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, अब आप आराम करेंगी। इतने साल आपने घर संभाला है, अब मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। माधुरी जी कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस दीपिका के सिर पर हाथ रख दिया। वो छोटा सा स्पर्श दीपिका के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। अब वो सुबह सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती, नारायण जी की दवाइयाँ समय पर रखती और खेत जाने से पहले उनके लिए खाना बांध देती। कभी नारायण जी खेत की ओर बढ़ते तो वो उनके पीछे दौड़कर कहती, पापा, ज़्यादा मेहनत मत कीजिएगा, अब आपकी उम्र आराम करने की है। नारायण जी मुस्कुरा कर कहते, बहू, अब हमें काम से ज़्यादा तेरी चिंता रहती है। ये सुनकर दीपिका की आंखें भर आती। उधर अरुण भी गांव में अपना कपड़ों का कारोबार शुरू करने में जुट गया। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटकर सबसे पहले अपने माता पिता के पास बैठता। उसे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती जब वो अपनी माँ के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान देखता। एक शाम अरुण ने देखा कि दीपिका नारायण जी के पैरों में तेल लगा रही थी। नारायण जी बार बार उसे रोक रहे थे। अरुण दरवाजे पर खड़ा ये दृश्य देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीपिका ने उसे देख लिया। दोनों की नजरें मिली, लेकिन अरुण कुछ नहीं बोला। दीपिका ने भी सिर झुका लिया। उनके बीच अभी भी 2 साल का वो दर्द खड़ा था जिसे मिटने में समय लगना था, मगर अब उस दर्द के बीच पछतावे और बदलाव की एक छोटी सी रोशनी जरूर दिखाई देने लगी थी। कुछ दिन बाद अरुण ने दीपिका से कहा, दीपिका, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन भरोसा वापस आने में समय लगेगा। दीपिका ने कोई शिकायत किए हुए कहा। दीपिका ने बिना कोई शिकायत किए कहा, अरुण, मुझे तुमसे जल्दी भरोसा पाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 साल में जो तोड़ा है उसे 2 दिन में जोड़ने की उम्मीद भी नहीं रखती। तुम बस मुझे इतना मौका दे दो कि मैं हर दिन अपने व्यवहार से तुम्हें दिखा सकूं कि अब मैं वो दीपिका नहीं हूँ। अरुण ने उसकी ओर देखा। इस बार उसे उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं दिखी, सिर्फ पछतावा और सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में बदल गई हो तो मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। दीपिका की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस घर को अब कभी दुखों का घर नहीं बनने दूंगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। घर में अब वो डर नहीं था जो अरुण के लौटने से पहले था। माधुरी जी बिना डर के हंसती। नारायण जी आराम से चौपाल तक जाते और शाम को घर लौटकर अपने बेटे और बहू के साथ बैठते। दीपिका अब अपनी सास से हर छोटी बड़ी बात पूछती। वो अक्सर कहती, माँ, आपने मुझे पहले भी बेटी की तरह समझाया था, तब मेरे अंदर घमंड था।
लेकिन आज समझ आया कि आपका हर शब्द मेरे भले के लिए था। माधुरी जी उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, बहू, हमें भी खुशी है कि तुमने अपने अंदर की गलती को पहचान लिया। एक दिन अरुण के कारोबार में पहली बड़ी कमाई हुई। वो मिठाई का डब्बा लेकर घर आया और सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुए। फिर उसने वो मिठाई दीपिका के हाथ में रख दी। दीपिका ने पूछा, ये मुझे क्यों? अरुण ने कहा, क्योंकि इस घर को फिर से घर बनाने में तुम्हारा भी हिस्सा है। दीपिका की आंखें भर आई। उसने मिठाई का पहला टुकड़ा माधुरी जी को खिलाया और फिर नारायण जी को। नारायण जी ने हंसते हुए कहा, अब लगता है हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया। माधुरी जी ने कहा, बेटा बड़ा तब नहीं होता जब वो बहुत पैसे कमाता है। बेटा बड़ा तब होता है जब वो अपने माता पिता के दर्द को समझता है। अरुण ने माँ का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात को वही पुराना कमरा था, वही 4 दीवारें थी, लेकिन आज उस कमरे में रोने की आवाज़ नहीं थी। माधुरी जी और नारायण जी एक साथ बैठे थे। नारायण जी ने कहा, माधुरी, याद है हम कितनी रातें रोकर काटते थे? माधुरी जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। नारायण जी ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? माधुरी जी ने सामने बैठे अरुण और दीपिका की ओर देखा और बोली, क्योंकि हमारा बेटा वापस आ गया और हमारी बहू भी बदल कर वापस आ गई। दीपिका ने ये बात सुन ली। वो चुपचाप उनके पास आई और दोनों के पैरों के पास बैठ गई। उसने कहा, माँ पापा, अगर आपने मुझे उस दिन माफ़ नहीं किया होता तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाती। आपने मेरे साथ बदला नहीं लिया, बल्कि मुझे खुद को सुधारने का मौका दिया। मैं जिंदगी भर इस एहसान को नहीं भूलूंगी। माधुरी जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। नारायण जी ने भी उसके सिर पर हाथ रखा। उस रात परिवार के चारों लोग एक साथ बैठे थे। किसी के मन में अब बदले की भावना नहीं थी। पुराने घाव पूरी तरह मिटे नहीं थे, लेकिन उन पर रिश्तों की मरहम लग चुकी थी। दीपिका समझ चुकी थी कि सास ससुर किसी बोझ का नाम नहीं, बल्कि उस परिवार की जड़ होते हैं जिसकी छांव में पूरा घर सुरक्षित रहता है। अरुण ने भी समझ लिया था कि विदेश जाकर पैसा कमाना जरूरी हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता की खबर रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और माधुरी जी तथा नारायण जी ने अपनी बहू को फिर से बेटी की तरह स्वीकार करके ये साबित कर दिया कि सच्ची माफ़ी वही है जिसमें बदला नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की इच्छा हो। कुछ महीनों बाद गांव में अरुण का कपड़ों का कारोबार अच्छी तरह चलने लगा। घर में खुशियां लौट आई। माधुरी जी जब भी पड़ोस की महिलाओं से मिलती तो दीपिका की तारीफ करती। नारायण जी गर्व से कहते, मेरी बहू ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और खुद को बदल लिया। दीपिका हर बार ये सुनकर सिर झुका लेती। उसके लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। जिस घर में रातें कभी आंसुओं में कटती थी, उसी घर में अब सुबह आरती की आवाज़ गूंजती थी। अरुण ने भी अपने मन में एक बात हमेशा के लिए बसा ली, माँ बाप की चुप्पी को उनकी खुशी मत समझना, क्योंकि कई बार माता पिता अपने बच्चों का घर बचाने के लिए अपना दर्द तक छिपा लेते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।